नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंसवाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 13 नवंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा ये सेशन, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस। फर्स्ट वन इज कंटिन्यू टू स्लीप विथ योर ड्रीम्स और सेकेंड वन इज वेक अप एंड चेज देम। बिल्कुल सही बात है, हर एक सुबह आपके पास दो चॉइस होता है, या तो आप अपने सपनों के साथ सोते रहें या फिर जागे और उस सपने के पीछे लग जाएं, प्राप्त करने के पीछे लग जाएं। आपने सुना ही होगा कि वो स्वामी विवेकानंद का कहानी है ना कि मतलब उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप लक्ष्य प्राप्ति ना कर लें। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ विमानन प्रशिक्षण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि यूनियन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके साथ सिविल एविएशन ट्रेनिंग के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो ये द डसॉल्ट एयरक्राफ्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, द डसॉल्ट एयरक्राफ्ट एयर सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये एक दिल्ली में ही कंपनी है, इसे याद कर लीजिएगा। इसके साथ ये टाई अप किया गया है सिविल एविएशन ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रशिक्षण भारतीय कौशल संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स में होगा और ये कहाँ पे है? कानपुर में है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मंत्रालय ने कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण मशीनों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये याद कर लीजिएगा। मंत्री ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी कानपुर के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ये कौन है? तो अभी धर्मेंद्र प्रधान है, जो कि ये नई दिल्ली में ये सब एमओयू पर साइन किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। डसॉल्ट एविएशन की बात करें तो ये वही कंपनी है, ये डसॉल्ट एविएशन अलग है और डसॉल्ट एयरक्राफ्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये अलग है, ये याद कर लीजिएगा। लेकिन डसॉल्ट सिविल एविएशन का बात करें तो ये फ्रेंच का कंपनी है, जहाँ से हम लोग राफेल खरीदे हैं, ये याद कर लीजिएगा, फ्रांस का है ना। चलिए अब यहाँ पे आईआईटी कानपुर के बारे में बात हुआ है, तो अब यूपी के बारे में बात करें। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के जो राजकीय पक्षी है वो सारस क्रेन है और जो पशु है ये दलदल हिरन यानी कि बारहसिंघा है। वृक्ष अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है और फूल जो है ये पलाश है। पहले इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था 1937 से 1950 तक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपी को संयुक्त प्रांत कौन सा डेट से कहा जाता था। अब यहाँ पे आइए कुछ यूपी के करंट अफेयर्स के बारे में। सीएम योगी ने अमेठी में दक्षिण पश्चिमी एशिया के सबसे बड़ा पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है। देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन गोंडा यूपी में किया गया था। ठीक है, और इसका शक्ति वंदन इसका नाम दिया गया था। ठीक है, 23 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन किया गया था, शक्ति वंदन, ये याद कर लीजिएगा। उस कार्यक्रम का नाम था। उसमें कितने कन्याओं मतलब बेटियों ने भाग लिया था? तो 11,880, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें 9 महिलाओं को नव देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर में तीनकोनिया गांव नंबर 3 में वन काटिया लोगों को यानी कि वनवासियों के बीच अभी त्यौहार मनाया है, ये याद कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश का अयोध्या में दीपोत्सव, जो अयोध्या दीपोत्सव था, उसमें उत्तर प्रदेश के द्वारा 22,23,000 दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल किया गया है। ठीक है, ये लेटेस्ट आपको हम लोग करंट अफेयर्स यूपी का अभी बता रहे हैं। और उसी के साथ साथ ये दिए जलाने के लिए कि अगर आपको मिट्टी का दिए यहाँ पे योगदान देना है तो उसके लिए होली अयोध्या ऐप, मोबाइल ऐप भी इसको लॉन्च किया गया था सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और लॉन्च करते ही इसमें 5,000 से अधिक बुकिंग हुए। इस ऐप के तहत, इस ऐप के माध्यम से एक निश्चित राशि भुगतान करके आप वहाँ पे मिट्टी के दिए योगदान कर सकते हैं जलाने के लिए, ये इसमें ऐसा कहा गया था। ठीक है, चलिए
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है ये गाय का जनगणना कराएगी, अभी हाल ही में घोषणा किया गया था। और ये केंद्र सरकार के द्वारा गाय का जनगणना जो है वो 2019 में कराया गया था, वो 20वीं पशुधन जनगणना था, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। यूपी की आनंद जो डेयरी है ये पशुधन सुधार के लिए ब्राजीलियन कंपनियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। BH एम्ब्रॉयज दुधारू पशुओं के पोषण और प्रजनन में उन्नत तकनीक का उपयोग करने के लिए यह MOU साइन किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत केंद्र सरकार की 8 योजनाओं का लाभ उठाने वाला पूरे देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार द्वारा इन योजनाओं का लाभ 3 चरणों में उठाने के लिए किया गया था, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के द्वारा। तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में हेल 10S, इसको हेलियोज भी स्पेक्ट्रोमीटर के नाम से सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 10S लिखा हुआ है, हेलियोज भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हेल 10S स्पेक्ट्रोमीटर खबरें में रहा है, ये किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत से। भारत का इसरो द्वारा ये आदित्य L1 के लिए लॉन्च किया गया था। अभी हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उल्लेख किया है कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पर सवार उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने 29 अक्टूबर को शुरू होने वाली अपनी प्रारंभिक अवलोकन अवधि के दौरान सौर ज्वालाओं को आवेगपूर्ण चरण का सफलतापूर्वक पकड़ लिया है। यानी कि वो जो सोलर फ्लेयर जो आप जानते होंगे कि जो सूर्ययान है हमारा आदित्य L1, वो सूर्य का ग्रहण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए लग्रांज पॉइंट तक गया है, यानी कि L1 पॉइंट तक गया है ना। इसीलिए उसका नाम भी मिशन का क्या लिखा हुआ है, आदित्य L1। आदित्य मतलब सूर्य होता है और L1 वहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे मतलब धरती से जो L1 पॉइंट है वो हमारा 1.5 मिलियन किलोमीटर है, ये याद कर लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हमारा ये पॉइंट गया है। अब यहाँ पे देखिए इसका अगर अंतरिक्ष इसरो की बात करें तो यहाँ पे इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे, और अभी इसके वर्तमान में सोमनाथ जो है, एस सोमनाथ, ये अभी इसके चेयरमैन हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और जो स्थान है स्थापना ये 15 अगस्त 1969 को किया गया था, इसरो का स्थापना। अभी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के द्वारा एक हाल ही में बुक लॉन्च किया गया था, उस बुक का नाम क्या है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है आदित्य L1 मिशन हेल 10S या हेलियोज। तो ये हेलियोज एक अभिनव हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर आदित्य L1 मिशन का एक हिस्सा है, जिसे सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। और विशेष रूप से ये सौर घटनाओं की शुरुआती आवेगपूर्ण क्षणों का पकड़ने में सक्षम है। ये उपकरण 10 से 150 kV के विस्तृत एक्सरे ऊर्जा बैंड के भीतर संचालित होता है और सौर ज्वालाओं की जटिल गतिशीलता को भी समझने के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है, ये याद कर लीजिएगा। यानी कि सोलर फ्लेयर को ये नोटिस करेगा और यहाँ पे L1 के पास जाके करेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लेके आए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया? तो नन अदर देन भारत के CJI, और ये DY चंद्रचूड़ हैं, और ये भारत के 50वें CJI हैं, ये भी याद कर लीजिएगा ना, 50वें CJI। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है, जस्टिस चंद्रचूड़, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिट्टी कैफे का संचालन दिव्यांग लोग करते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में इसके 38 आउटलेट हैं, ठीक है। इस कैफे पूरी तरह से विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। इसने कोविड-19 महामारी के दौरान 6 मिलियन से अधिक भोजन परोसा है। CJI DY चंद्रचूड़ के बारे के सदस्य से इस पहल का समर्थन करने का आग्रह किया गया है। मिट्टी कैफे का उद्घाटन समारोह संकेतित भाषा में राष्ट्रगान प्रस्तुति की गई थी। उसके बाद यह समावेशी और पहुंच को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य लक्ष्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ बातचीत में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को समझाना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में CFDA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी है सेरेना विलियम्स। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे देखिए CFDA फैशन क्या है,
तो जो CFDA फैशन है, इसका फुल फॉर्म आप लोग को अगर हम बताएं तो यहाँ पे देखिए एक अमेरिकी ये है CFDA, इसे याद कर लीजिएगा। ये काउंसिल ऑफ फैशन डिज़ाइनर ऑफ अमेरिका, इसका ये याद कर लीजिएगा। और ये कंपनी का नाम है, ये याद कर लीजिएगा, इनकॉर्पोरेशन, काउंसिल ऑफ फैशन डिज़ाइनर ऑफ अमेरिका इनकॉर्पोरेशन, CFDA। और ये एक नॉट प्रॉफिटेबल ट्रेड एसोसिएशन है जिसका स्थापना 1962 में किया गया था। इसमें मेंबर ऑस्ट्रेलियन फॉरमोस्ट वुमेंस वेयर और मेंस वेयर कितने और ज्वेलरीज जो है ये डिज़ाइनर लोग मेंबर है 474, ये याद कर लीजिएगा, ये अमेरिका का ही है। जिसमें से अभी ये CFDA फैशन आइकन पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलीट्स बन गई है सेरेना विलियम्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए खेल की दुनिया में गोट के नाम से यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के नाम से मशहूर सेरेना विलियम्स ने 2023 CFDA फैशन अवार्ड्स में फैशन आइकन अवार्ड्स से सम्मानित की गई है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली पहली एथलीट बनी है, यह भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यह सम्मान सेरेना विलियम्स को जेंडिया, नोएमी, कैंपबेल, बेयोसे और रिहाना जैसे पिछले CFDA फैशन आइकन पुरस्कार विजेताओं के समूह में रखता है, यानी कि उस ग्रुप में ये शामिल हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सेरेना विलियम्स ने फैशन के नाम पे अपना एक कंपनी भी खोला था, कंपनी भी है फैशन के नाम पे, कपड़ों का है, वो एस बाय सेरेना के नाम से ये 2019 में लॉन्च की थी। ठीक है, ये 6 नवंबर 2023 को अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में सारा जेसिका पार्टन में मेज़बानी हुआ है। और काउंसिल ऑफ फैशन डिज़ाइनर ऑफ अमेरिका CFDA की स्थापना 1962 में किया गया था। अभी हम लोग इसको बता दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 11 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 11 नवंबर। ठीक है, ये किस लिए मनाया जाता है? तो मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद की जयंती पर 2008 से मनाया जा रहा है। मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद जो है ये स्वतंत्रता के आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी याद कर लीजिएगा। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को 2 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT खड़गपुर की भी स्थापना की थी, ये याद कर लीजिएगा। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिएगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है मौलाना अबुल कलाम जी के जन्म दिवस पर, तो बताइए कि मौलाना अबुल कलाम जी को मरणोपरांत भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो 1992 होगा इसका आंसर सही, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नवंबर का दिवस का बात करें तो विश्व शाकाहारी दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑल सेंट्स डे ये भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। और कर्नाटक का स्थापना दिवस ये भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑल सोल्स डे ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। परुमाला पेरुननन ये जो है 2 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व जेलीफिश दिवस ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सैंडविच दिवस ये भी 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय नाचोस दिवस ये जो है ये 6 नवंबर को मनाया जाता है। और 6 नवंबर को ही युद्ध सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये इंपॉर्टेंट है, ये 8 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। ये कुछ नवंबर के दिवस है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस देश का MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स पर सबसे अधिक भार है? तो ये देखिए MSCI मार्केट इंडेक्स जो है ये एक कंपनी है जो कि ये इन्वेस्टमेंट देखता है कि कौन सा कंपनी कहाँ पे ज़्यादा कर रहा है। तो MSCI का फुल फॉर्म होता है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल, ये याद कर लीजिएगा। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स निकाला है और इसमें चीन जो है ये टॉप पर रहा है। चीन का कंपनी, ये याद कर लीजिएगा, कंपनी बेसिस पे होता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, विश्व स्तर पर ट्रैक किए जाने वाले रोज MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स उभरते बाजार पर चीन का जो भारांश है वो सबसे अधिक है, वो भी कितना परसेंट है? 30%। भारत दूसरे स्थान पर है और अब सूचकांक और में उसका 15.5% हो गया है, यानी कि भारत इसमें सेकंड पोजीशन पर है, ये ऐसा कहा गया। ठीक है, चीन का राजधानी की बात करें तो बीजिंग यहाँ का राजधानी है और जो राष्ट्रपति है वो शी जिनपिंग है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर यानी कि सोफा
किस संस्था की प्रमुख एक रिपोर्ट है? तो ये जो है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का एक रिपोर्ट है सोफा। सोफा का फुल फॉर्म क्या है? द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम इटली में है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो हेड क्वार्टर है वो रोम इटली में है, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और इसका डायरेक्टर जनरल अभी एट प्रेजेंट में FOA के कौन है? तो ये क्यू डोंग यू हैं, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने का विधेयक पारित किया है? तभी बिहार विधानसभा के द्वारा जातिगत जो आरक्षण है वो 50% से बढ़ाकर 65% करने का विधेयक जो है वो पारित किया है, विधेयक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है, बिहार। अब बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और यहाँ के राज्यपाल जो है वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है, जिसमें ST के लिए 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए कोटा का 16% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, और EBC के कोटा जो है 18% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। OBC के लिए 12% से 15% कर दिया गया है। ये सब सारे चीज़ अभी याद कर लीजिएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में ही स्थित है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखिए संविधान 113वां संशोधन अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण देने की अनुमति दी थी, और वो कौन सा संशोधन था? तो 103वां संशोधन था, ये याद कर लीजिएगा, संविधान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की कौन सी नई किस्म जो है वो विकसित की है? तो देखिए, रिसेंटली इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड विच न्यू पैडी वेराइटी टू टैकल स्टबल बर्निंग। तो ये पूषा 2090 ऐसा करके ये वेराइटी है धान का, इसको विकसित किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, पूषा 2090, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसको विकसित किया गया है, और आपको मालूम होगा कि दिल्ली में इसी की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, और हर साल इसी की वजह से बढ़ता भी है, ठीक है, क्योंकि वो हरियाणा वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में यही जो धान का जो पराली है वो खेतों में बच जाता है, और लोग किसान इसे जलाते हैं ताकि नया फसल बोया जा सके, और वो पराली से जो धुआं उठता है वो दिल्ली जैसे NCR में जाके वो धुआं जो प्रदूषण का कारण बनता है। और आपको मालूम होगा कि इसी के लिए एक मतलब दिल्ली में ग्रीन वार रूम भी स्थापित किया है एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए, और अभी इमरजेंसी भी लागू किया गया था। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कशन किए हैं, ठीक है, प्रीवियस सेशन में, उसे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे ये जो चैनल है इस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा सारे, हर एक मंथ का, वो आप लोग देख लीजिएगा, नवंबर मंथ का भी, ठीक है। ICMR ने IARI ने पराली से निपटने के लिए ये एक प्रकार का किस्म धान का किस्म विकसित किया है। इस किस्म को पकने के बाद समय कम होता है, जिससे किसानों को 30% अतिरिक्त जो दिन है वो मिल जाएंगे। धान की फसल की रोपाई आमतौर पर जून में की जाती है, और इसका जो है आमतौर पर अक्टूबर में इसका अंत हो जाता है, यानी कि फसल को तैयार हो जाता है। इसके कारण किसानों के पास अगली जो गेहूँ फसल बोने के लिए खेतों में तैयार करने की बहुत कम समय मिलता था, इसलिए ऐसा ये विकसित किया गया है। पूषा 2090 वर्तमान में प्रयुक्त पूषा 44 का उन्नत संस्करण है। पूषा 44 को परिपक्व होने में 155 से 160 दिन लगता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये 120 से 125 दिनों में ही ये गल जाएगा, ठीक है। इससे किसानों को अगली फसल बोने में आसानी होगा और 30 दिन ज़्यादा समय मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1905 को की गई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी एट प्रेजेंट इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अशोक कुमार सिंह है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, ठीक है, अशोक कुमार सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन आज का।
हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो विच मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2023? तो ये जो है ये अभी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका अप्रूवमेंट दिया गया है, अप्रूवल दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और इसके मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर जी हैं, ये याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अनुराग ठाकुर, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दिया है, ठीक है। ये डिजिटल मीडिया स्पेस में अभियान चलाने के लिए भारत सरकार का विज्ञापन अनुभव है। यह नीति सीबीसी और सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी फैलाने और जागरूकता पैदा करने में मदद करेगी। डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 कई हितधारकों के साथ चर्चा के बाद बनाई गई है, ठीक है। यह सीबीसी को विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल मीडिया एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए एक सशक्त बनाएगा। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये याद कर लीजिएगा। इसके मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर है, हम लोग पहले बात कर लिए हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।